Okay, so we are now recording live. Let's begin our today's work, and let me open up the last thing that we were doing in the last session that we had previously. I hope that you can see the screen clearly. अगर आप लोगों को याद हो, हमने जो लास्ट टॉपिक किया था दैट वाज राउंड रॉबिन एल्गोरिदम। थोड़ा सा मैं आप लोगों को ब्रीफ करता चलूं, हम लोग क्या काम कर रहे थे। जी बिलाल, आप लोगों ने आपने हाथ रेस किए, जी बताएं, कुछ कहना चाह रहे थे आप बिलाल। जी सर, मैं ये कह रहा था कि असाइनमेंट आपको पर्सनली सेंड करना है कि किस तरह उसको सेंड करना है। हाँ बिलाल, मैं आपके आपके सीआर के साथ आज एक लिंक शेयर करूंगा, एक फोल्डर का। उस फोल्डर के ऊपर आपने अपलोड कर देना है, ठीक है ना। उस फोल्डर पे आपने जस्ट अपलोड कर देना है, तो हमें आपकी असाइनमेंट मौसूल हो जाएगी, ठीक है ना। यू डोंट हैव टू सबमिट टू सीआर। सीआर मैनेज करना उसका हेडेक नहीं है। यू जस्ट हैव टू अपलोड ऑन द फोल्डर दैट आई वुड प्रोवाइड टू यू, ठीक है ना। तो व्हाट वर वी डूइंग इन द लास्ट लेक्चर। सो व्हाट वर वी डूइंग इन द लास्ट लेक्चर सर वाज साउंड का वी वर फिर से मसला टॉकिंग हो अबाउट। गया। क्या हो गया बिलाल? सर साउंड यार बिलाल मतलब बार आवाज बार। क्लियर नहीं है अभी भी। अच्छा, आवाज का मसला आ रहा है जी। आप मुझे बात करने देंगे तो आपको आवाज पहुंचेगी ना आप तक। मेरा थोड़ा सा टाइम तो देना उसको स्टार्ट करने में। बिलाल आप मोबाइल रिस्टार्ट के सही थी। ठीक है, हम लोग डिस्कस कर रहे थे लास्ट लेक्चर में। हमारी जो गुफ्तगू चल रही थी, हमारी जो डिस्कशन चल रही थी, इट वाज अबाउट डिफरेंट टाइप ऑफ स्केड्यूलिंग एल्गोरिदम्स दैट वी हैव। हमारे पास जो मुख्तलिफ एक सीपीयू के इस्तेमाल को रेगुलेट करने वाले जो हमारे पास एल्गोरिदम्स हैं, उनको हम काफ़ी तफसील से देख रहे थे। जिसमें से हमने फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व एल्गोरिदम देखा, हमने उसके अलावा जो है वो शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट एल्गोरिदम देखा, हमने उसके अंदर प्रिएम्प्टिव शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट एल्गोरिदम्स देखा। और ये सारे एल्गोरिदम जो है वो एक ही प्राइमरी ऑब्जेक्टिव रखते हैं, और वो ये है कि आखिर सीपीयू को किस तरीके से बेस्ट इस्तेमाल कर सकें, कैसे हम अपने सीपीयू की मैक्सिमम यूटिलाइजेशन को मैनेज कर सकें। बिकॉज सीपीयू की यूटिलाइजेशन इज द प्राइमरी purpose of your operating system, and not only your CPU but all the other resources as well: your memory, your keyboard, your mouse, your hard drive. Every resource needs to be managed. However, the algorithms that we have are same for all of them, चाहे वो सीपीयू हो, आपकी हार्ड ड्राइव हो, या आपका कोई और रिसोर्स हो। उन सब के जो एल्गोरिदम्स हैं वो यही है। या आप उसके लिए राउंड रॉबिन इस्तेमाल करेंगे, या आप उसके लिए शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट एल्गोरिदम इस्तेमाल करेंगे, या इसी से कोई मिलता जुलता या इसकी कोई कम्बिनेशन जो है वो इस्तेमाल हो रही होगी फॉर दिस पर्पस, फॉर मैनेजिंग द रिसोर्सेज। आज जो हमारा टॉपिक है वो हमारा उसका नाम है जी, इट इज मल्टी लेवल क्यू स्केड्यूलिंग। मल्टी लेवल क्यू स्केड्यूलिंग क्या है? फॉर श्योर ये टॉपिक आपने इससे पहले कभी पढ़ा नहीं होगा, तो दिस इज द फर्स्ट टाइम दैट यू आर गोइंग टू स्टडी दिस। इससे पहले भी अगर आपने कोई ऑपरेटिंग सिस्टम का सब्जेक्ट पढ़ा है तो ये आपने डिस्कस नहीं किया होगा। तो इसकी सिचुएशन कुछ यूं है, हमने ऑलरेडी जैसे डिस्कस किया था पहले भी, कि हमारे पास जो मॉडर्न जो सिस्टम्स हैं, जैसे कि हमारा एंड्रॉयड फोन्स है या लैपटॉप है, उसके अंदर मल्टीपल सीपीयूज जो है वो एग्जिस्ट करते हैं। और उन मल्टीपल जो सीपीयूज हैं उनको हम कैसे मैनेज करें इफेक्टिवली, हम कैसे उन मल्टीपल सीपीयूज को एक साथ कैसे मैनेज करें। तो हमारे जो सिंपल एल्गोरिदम जो हमने अभी तक डिस्कस किए, दे आर नॉट सफिशिएंट फॉर इन द केस ऑफ ऑक्टा कोर और मल्टी कोर सीपीयूज, व्हेन यू हैव मल्टीपल सीपीयूज वर्किंग अलोंगसाइड विद ईच अदर। सो इसकी जो सीपीयू स्केड्यूलिंग है वो बहुत ज्यादा कम्प्लेक्स होती है, रिलेटिवली कम्प्लेक्स है। तो हम इसको मैनेज करने के लिए हम अपने प्रोसेसेस को कुछ ग्रुप्स में क्लासिफाई करना पसंद करेंगे। सबसे पहला ग्रुप हम ये कहेंगे जिसको हम कहते हैं फोरग्राउंड प्रोसेस। दो ग्रुप्स बना सकते हैं हम लोग दो ग्रुप्स बना सकते हैं। मिसाल लेते हैं हम लोग फोरग्राउंड प्रोसेस। फोरग्राउंड प्रोसेस वो प्रोसेस होता है जो एट एनी गिवन टाइम इस वक्त रन हो रहा हो। मिसाल के तौर पे आपके मोबाइल फोन पे इस वक्त कौन सा प्रोसेस रन हो रहा है फोरग्राउंड में? यकीनन गूगल मीट जो है वो आपके फोरग्राउंड में रन हो रहा होगा। क्या ऐसा है जी? ताज यस मोहम्मद सर। नोमान यस सर। फोरग्राउंड में यस रन हो सर। रहा है, यानी कि सामने रन हो रहा है, यस ठीक है। सर। जी सर। इसी तरह हमारे पास कुछ प्रोसेस ऐसे हैं जो कि बैकग्राउंड में रन हो रहे हैं। मिसाल के तौर पे
गूगल मीट से पहले आप कौन सा प्रोग्राम इस्तेमाल कर रहे थे? गूगल मीट से पहले आप कौन सा प्रोग्राम इस्तेमाल कर रहे थे क्लास से पहले? जी जी यासिर आप बताएं, कुछ सर बताना चाह रहे थे व्हाट्सएप। यासिर? व्हाट्सएप यूज कर रहे थे? या नोमान आप कौन सा जो है वो प्रोग्राम इस्तेमाल कर रहे थे इससे पहले? जी कौन सा प्रोग्राम इस्तेमाल कर रहे थे? सर व्हाट्सएप सर। इंस्टाग्राम। व्हाट्सएप इस्तेमाल कर रहे थे, वो ताज मोहम्मद इंस्टाग्राम यूज कर रहे थे। तो जिस वक्त आप इंस्टाग्राम यूज कर रहे थे उस वक्त वो एक फोरग्राउंड प्रोसेस था, लेकिन अब जैसे ही आपने गूगल मीट के ऊपर आपने क्लास लेना शुरू की है तो अब वो प्रोसेस जो है वो अब एक बैकग्राउंड प्रोसेस बन चुका है। ठीक है, तो अब हम एक मैकेनिज्म डिफाइन करते हैं और वो हमारी मैकेनिज्म इस डिस्टिंक्शन पे बिलीव करता है, इस फर्क के ऊपर बेस करता है। अगर आपसे मैं ये सवाल पूछूं कि क्या बैकग्राउंड फोरग्राउंड प्रोसेस की रिक्वायरमेंट्स, परफॉर्मेंस रिक्वायरमेंट्स ज्यादा होंगी या बैकग्राउंड प्रोसेस की रिक्वायरमेंट्स ज्यादा होंगी? जी इस वक्त गूगल मीट जो आपका प्रोग्राम चल रहा है, क्या उसकी प्रायोरिटी ज्यादा होनी चाहिए या वो जो बैकग्राउंड में आपका इंस्टाग्राम चल रहा है उसकी प्रायोरिटी ज्यादा होना चाहिए? आपका क्या ख्याल है जी? व्हाट डू यू थिंक? नहीं सर, गूगल मीट का ज्यादा होगा। गूगल मीट ज्यादा का होना चाहिए? उसकी ज्यादा क्यों होनी चाहिए? बिकॉज इट इज नाउ रनिंग इन द फोरग्राउंड और आपकी अटेंशन और आपकी जो पहली प्रायोरिटी है वो ये है कि आप इस प्रोसेस को सारे रिसोर्सेज प्रोवाइड करें ताकि वो अप्रोप्रिएटली और इफेक्टिवली रन कर सके। तो हमने दो फैमिलीज बना दी, हमने दो डिस्टिंक्शंस क्रिएट कर दी, दोनों के रिस्पॉन्स टाइम डिफरेंस है। तो हम ये करेंगे, हम एक मल्टी लेवल क्यू तश्कील देंगे या हम एक मल्टी लेवल क्यूज को क्रिएट करेंगे। लेट मी टर्न ऑन द पॉइंटर। हाँ, तो अगर हम सपोज करें हर एक को अलग अलग क्यू दे दें, मिसाल के तौर पे एक हम क्यू बनाएं जिसका नाम है सिस्टम प्रोसेसेस, एक हम क्यू बनाएं जिसका नाम रखें इंटरैक्टिव प्रोसेसेस, एक हम क्यू बनाएं जिसका नाम रखें बैच प्रोसेसेस। यहां पर ये जरा राइटिंग खराब है, ये मैं अगले पेज पे आपको दिखा दूंगा। ठीक है, और इसके अलावा हमारे पास आखिरी आता है और आखिर में स्टूडेंट प्रोसेसेस आता है। हम देखते हैं क्या चीज है। तो हम इस प्रोसेस में या इस शेड्यूलिंग एल्गोरिथम में हम क्या करेंगे? सबसे पहले हम मल्टीपल क्यूज डिजाइन करेंगे। हमारे पास इस वक्त 1 2 3 4 5 टाइप्स ऑफ क्यूज हैं, 5 तरह की क्यूज हैं। तो इसलिए हम इसको कहते हैं मल्टी लेवल क्यू, यानी कि एक तो मल्टीपल क्यूज हैं और हर की अपनी अपनी लेवल है। और उसके बाद हमने ये कहा कि हम जिस क्यू में जो प्रोसेस मौजूद होगा उसको हम एक खास किस्म की प्रायोरिटी देंगे। मिसाल के तौर पे अगर मैं आपसे कहूं कि इंटरैक्टिव प्रोसेसेस जितने भी हैं तो मैं सारे के सारे इंटरैक्टिव प्रोसेसेस को एक प्रायोरिटी डाल के उसको मैं इस क्यू में डाल दूंगा। अब इस क्यू के अंदर मौजूद जितने भी प्रोसेसेस हैं दे हैव द सेम प्रायोरिटी राइट नाउ। इसमें सारे जितने भी प्रोसेसेस हैं सबकी सेम प्रायोरिटी है। इसी तरह सारे प्रोसेसेस जो बैच प्रोसेसेस हैं, बैच प्रोसेसेस को हम लोग जो है वो बैकग्राउंड प्रोसेसेस के नाम से भी जानते हैं, उनको हम बैच प्रोसेसेस कहते हैं जो कि बैकग्राउंड में मौजूद हो। उनकी प्रायोरिटी सबकी एक आपने डाल दी। जितने भी बैकग्राउंड प्रोसेसेस हैं उनको हमने बैच प्रोसेस की क्यू में डाला और उनकी प्रायोरिटी को हमने एक सतह के ऊपर रखा। अब आप लोग, मुझे एक सवाल आपसे पूछूंगा, आप मुझे ये बताएं कि आपके ख्याल में इंटरैक्टिव प्रोसेसेस की जो क्यू है उसकी प्रायोरिटी ज्यादा होगी या बैच प्रोसेसेस की जो क्यू है उसकी प्रायोरिटी आपके ख्याल में ज्यादा होगी? जी मैं एक छोटा सा आपसे क्वेश्चन पूछा था, वो ये था कि क्या इंटरैक्टिव प्रोसेसेस की जो क्यू है क्या उसका साइज जो है वो उसकी प्रायोरिटी ज्यादा होगी या जो हमारे पास बैच प्रोसेसेस की जो क्यू है उसकी प्रायोरिटी ज्यादा होगी? क्या आप इसके बारे में कुछ अंदाजा कायम कर सकते हैं? पेज की ज्यादा होगी सर। अच्छा, सर आपने मुझे एक आंसर दिया। जी जी शहजाद आप बताएं, कुछ कहना चाह रहे थे आप? सर मेरे ख्याल से इंटरप्ट की ज्यादा होनी चाहिए। बिल्कुल, इनफैक्ट आपने सही आंसर दिया। कोई बात नहीं, ये हम यहाँ पर जैसे हमने डिस्कस किया कि हम इस मल्टी लेवल क्यू स्ट्रक्चर में, इस मल्टी लेवल क्यू सिस्टम में इंटरैक्टिव प्रोसेसेस जितने भी हैं, हमने पहले जैसे डिस्कस किया, ये वो प्रोसेसेस होते हैं जो एट एनी टाइम जो है वो आपके सामने चल रहे होते हैं, एक ही वक्त में चल रहे होते हैं। इसकी आप मिसाल जो है वो यूं देख लेते हैं कि अगर आपका एक लैपटॉप है और लैपटॉप के ऊपर आप एक वक्त में मल्टीपल विंडोज खोलते हैं, एक विंडो जो है वो आपके पास यहाँ होता है,
आप जिसके ऊपर क्लिक करते हैं तो वो पूरा का पूरा स्क्रीन जो है वो ऑक्युपाई कर लेता है। मल्टीपल प्रोसेसेस एक ही वक्त में इंटरेक्टिवली एग्जिस्ट करते हैं। मैं रिपीट करता हूं, आपके जिस तरह लैपटॉप में मल्टीपल प्रोग्राम्स जो है वो एक ही वक्त में एग्जीक्यूट हो रहे होते हैं, ठीक है, इसी तरह मोबाइल पे भी होता है, लेकिन मोबाइल में जो है वो एक ही वक्त में स्क्रीन पे दो प्रोसेसेस आमतौर पे मोबाइल जो है वो डिस्प्ले नहीं करते, लेकिन जो बड़े मोबाइल्स हैं या जिनके स्क्रीन काफी बड़े हैं, दे डू दैट, दे हैव दिस स्कीम कि आप एक ही वक्त में दो या मल्टीपल प्रोसेसेस को एक ही वक्त में स्क्रीन पे लाके दे सकते हैं। तो हमने क्या देखा? हमने देखा कि जो हमारे पास इंटरेक्टिव प्रोसेसेस हैं उनकी प्रायोरिटी ज्यादा है बनिस्बत बैकग्राउंड प्रोसेसेस के, और जो बैकग्राउंड प्रोसेस है उसकी क्यू अलग है, इंटरेक्टिव की क्यू अलग है। और हमने डिस्कस किया कि हमारी इंटरेक्टिव प्रोसेसेस की क्यू उसकी प्रायोरिटी ज्यादा होगी, और हमारे जो बैच प्रोसेसेस है उसकी क्यू जो है वो उसकी जो प्रायोरिटी है वो कम होगी। यानी कि सबसे ज्यादा प्रायोरिटी सपोज करें हमारे पास सिस्टम प्रोसेसेस की है, सबसे ज्यादा प्रायोरिटी 4, हम कहते हैं 4, उसके बाद हमारी प्रायोरिटी है 3, फिर हमारे पास जो है वो इंटरेक्टिव, मुझे यहाँ पर शायद गलत हो रहा हूँ, मेरे ख्याल में इंटरेक्टिव प्रोसेस ही है लेकिन यहाँ लिखा नहीं सही पड़ रहा, 2, एंड फाइनली हमारे पास बैच प्रोसेसेस जिसको हम कहेंगे 1। तो सबसे ज्यादा प्रायोरिटी जो है वो सिस्टम या कर्नेल यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम की जो प्रायोरिटी है दैट इज एट मैक्सिमम, दैट इज सबसे ज्यादा आपने उसको रखा हुआ। हमारे पास एक प्रोसेस अगर आपने एक क्यू में डाल दिया है तो आप उसकी क्यू को बदलेंगे नहीं। मिसाल के तौर पे अगर कोई प्रोग्राम जो है वो इस वक्त इंटरेक्टिव प्रोसेस में आपने उसको डाल दिया है किसी भी वजह से, तो अनलेस कि वो वापस दोबारा से बैकग्राउंड में कन्वर्ट नहीं होता, उस वक्त तक हम उसको इंटरेक्टिव प्रोसेस की क्यू में ही मौजूद रखेंगे। तो ये हमारे पास एक मल्टी लेवल क्यू मैकेनिज्म है जो कि आमतौर पे ऑक्टा कोर और डुअल कोर और मल्टी कोर सिस्टम्स जो होते हैं उसके अंदर इस्तेमाल किया जाता है। अब आपका अगला सवाल होगा कि सर ये इंटरेक्टिव प्रोसेसेस की जो क्यू है इसको हम कैसे मैनेज करेंगे, इसको हम लोग किस तरह इसको जो है वो जो है सीपीयू फराम करेंगे? तो इसका जवाब बहुत सिंपल है, ये हर एक क्यू जो है इसके ऊपर आप राउंड रॉबिन भी लगा सकते हैं, हर एक क्यू के ऊपर आप जो है वो शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट एल्गोरिथम भी लगा सकते हैं, हर एक क्यू के ऊपर फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व भी लगा सकते हैं। आपने अभी तक जितने भी एल्गोरिथम लगाए हैं वो आप इन इंडिविजुअल क्यूज के ऊपर लगा सकते हैं, कोई भी। अब अगला सवाल होगा कि सर मतलब ये तो काफी सारे एल्गोरिथम है, तो फिर कौन सा लगाना चाहिए और कौन सा नहीं लगाना चाहिए? तो इसका जवाब ये है कि जब आप ऑपरेटिंग सिस्टम को डिजाइन करते हैं तो उस वक्त आप इन डिसीजंस को लेते हैं कि इस मल्टीपल क्यूज में हमें किस क्यू पर कौन सा एल्गोरिथम लगाना चाहिए, ठीक है ना। इसकी हम जब एक प्रैक्टिकल एग्जांपल देखेंगे विंडोज एक्सपी या विंडोज 10 की जब हम एग्जांपल देखेंगे तो आपको इस मल्टीपल क्यू की एक जो है वो चलती फिरती एग्जीक्यूट होती हुई एक बेहतरीन एग्जांपल जो है वो आपको मिल जाएगी, जिससे आपको काफी हद तक आइडिया हो जाएगा कि इसकी प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन मल्टी लेवल क्यू स्केड्यूलिंग की कैसे की गई है। चले जी, लेट्स डिस्कस विंडोज माइक्रोसॉफ्ट विंडोज स्केड्यूलिंग सिस्टम। तो हमारे पास विंडोज क्या इस्तेमाल करता है? विंडोज जो है वो एक प्रायोरिटी बेस्ड प्रीएम्प्टिव स्केड्यूलिंग एल्गोरिथम को डिफाइन करता है। प्रीएम्प्टिव का मतलब है किसी भी प्रोग्राम को आप किसी भी वक्त उससे सीपीयू या कोई भी रिसोर्स उससे छीन सकते हैं, उससे ले सकते हैं। इसी तरह प्रायोरिटी उसमें आपने डाली है, किसी किस्म की उसमें प्रायोरिटाइजेशंस की हैं, वो प्रायोरिटाइजेशंस किस बिना पे की हैं वो हम आगे तफसील में 1 बाय 1 देखेंगे। सबसे पहली बड़ी आसान सी बात है कि जिस थ्रेड या प्रोसेस की प्रायोरिटी सबसे हाई होगी वो हमेशा पहले रन होगा, और वो पोर्शन ऑपरेटिंग सिस्टम के कर्नेल का, याद रहे कर्नेल क्या था? कर्नेल ऑपरेटिंग सिस्टम का वो हिस्सा होता है जो कि हर वक्त एग्जीक्यूट हो रहा होता है, जो कि हर वक्त चल रहा होता है। एट एनी गिवन टाइम इट इज ऑलवेज एग्जीक्यूटिंग। दैट सेक्शन ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम इज कॉल्ड कर्नेल। तो कर्नेल का वो हिस्सा, कर्नेल का वो पार्ट जो कि हमारे इस स्केड्यूलिंग को डील करेगा, जो कि आपके इन
प्रोसेसेस को रिसोर्सेज फराहम करेगा, उनको रिसोर्सेज एलोकेट करेगा, उस पार्ट को हम स्केड्यूलर या डिस्पैचर के नाम से भी जानते हैं। तो स्केड्यूलर का ये काम होगा कि वो उनको असाइन करेगा डिफरेंट टाइप ऑफ रिसोर्सेज। कोई भी प्रोसेस या थ्रेड कब तक चलेगा एक विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर? कोई भी प्रोसेस या थ्रेड कब तक चलेगा एक विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर? तो उसकी तीन हमारे पास प्रॉपर्टीज हैं या तीन सिचुएशंस हैं। नंबर वन सिचुएशन, अगर हमारा प्रोग्राम आईओ कॉल के लिए चला जाता है, किसी किस्म की भी आईओ कॉल के लिए चला जाता है, तो उस सूरत में हमारा प्रोग्राम, हमारा वो थ्रेड, हमारा वो प्रोसेस जो है वो सीपीयू से हट जाएगा या सीपीयू को छोड़ देगा। आप में से कोई मुझे बता सकता है कि जब कोई प्रोसेस जो है वो आईओ ब्लॉक के लिए जाता है, आईओ ब्लॉक के लिए, तो आपके ख्याल में किस स्टेट में वो चला जाता है? हमने स्टेट डायग्राम पढ़ी थी जब हम जब प्रोसेसेस का चैप्टर पढ़ रहे थे, अगर आपको याद हो तो प्रोसेसेस के चैप्टर में हमने स्टेट्स पढ़े थे प्रोसेसेस के, जिसमें जो है वो रेडी स्टेट था, वेटिंग स्टेट था, ठीक है, अगर आपको याद हो। तो आपसे मेरा एक छोटा सा सवाल है, अगर आप लोगों को याद हो तो ये मुझे बताएं कि अगर कोई प्रोसेस जो है वो आईओ इनपुट आउटपुट के किसी ऑपरेशन के लिए जाता है, तो उस सूरत में वो किस स्टेट में जाएगा आपके ख्याल में? जी, एनी आइडियाज? जी, किस स्टेट में जाएगा? हाँ जी, एनी आइडियाज? जी, मैं बता दूं, आपको रिपीट कर देता हूं, आपको जरा थोड़ा भूला हुआ है। वो प्रोसेस जब आप आईओ ऑपरेशन के लिए आपका वो प्रोसेस जाना चाहता है, तो उस सूरत में आप उसको वेटिंग स्टेट में ले जाएंगे, उसको आप वेटिंग स्टेट के अंदर ले जाएंगे, ठीक है। वेटिंग फॉर व्हाट? वेटिंग फॉर द कंप्लीशन ऑफ द आईओ प्रोसेस, यानी कि जब आपका आईओ प्रोसेस खत्म होगा तो उसके बाद आप उसको दोबारा किस में डालेंगे? उसको आप दोबारा कहां डालेंगे? दोबारा उसको आप किस क्यू में डालेंगे? चलें, आप लोगों से मेरा सवाल, रफी मैं आपको आंसर करता हूं, जरा मुझे एक बात खत्म कर लेने दें। जब एक प्रोग्राम अपने आईओ प्रोसेस को खत्म कर लेगा, अपने आईओ एक्टिविटी को खत्म कर लेगा, तो मेरा आपसे एक छोटा सा सवाल ये है कि वेटिंग स्टेज से वो दोबारा किस स्टेट पे जाना पसंद करेगा? जी, एनीवन? जी बॉयज, इतना मुश्किल सवाल तो नहीं है जी? इतनी खामोशी क्यों छा गई यार? आप लोग लगता है दोबारा से अपने चैप्टर को रिवाइज नहीं कर रहे। प्लीज मेक श्योर कि आप लोग थोड़ा सा रिवाइज करें, ठीक है? हाँ जी बिल्कुल रफीउल्ला, आपने बिल्कुल ठीक बताया। जब एक प्रोसेस अपने आईओ सिस्टम को खत्म कर लेता है, आईओ प्रोसेस को फिनिश अप कर लेता है, तो नाउ इट कैन गो टू द रेडी स्टेट। ठीक है रफी, आप प्लीज हमें जरूर ज्वाइन करें। आई एम वेरी वेरी होपफुल कि आपकी वालदा जो है वो ठीक हो जाएगी और जल्द ही रिकवर कर जाएगी, ठीक है? ऑल द बेस्ट, ठीक है? अच्छा जी, बिल्कुल रफी ने जाते जाते हमें बिल्कुल सही आंसर दिया जी, ठीक है? प्लीज जरा आप लोग भी अटेंटिव रहे और आप भी ऐसे आंसर दें। तो हमारे पास इस हाँ जी, तो नंबर वन, हमारा थ्रेड कब तक रन होगा? जब तक हम जो है वो आईओ ऑपरेशन अगर हमारा हो जाता है, किसी भी वजह से आईओ ऑपरेशन आपका एग्जीक्यूट हुआ, तो आईओ ऑपरेशन में की वजह से हम उस प्रोग्राम से सीपीयू ले लेंगे। सेकंड पार्ट नंबर टू, अगर वो अपना टाइम स्लाइस को फिनिश अप कर ले या उसको खत्म कर ले, इससे हम अंदाजा लगाते हैं कि विंडोज एक्सपी सिस्टम जो है, विंडोज एक्सपी ऑपरेटिंग सिस्टम हर प्रोग्राम को एक खास क्वांटम या टाइम फराहम करता है। हर एक प्रोसेस को वो एक खास टाइम देता है कि आपने 10 मिली सेकेंड या 5 मिली सेकेंड या 10 मिली सेकेंड आपको टाइम स्लाइस दिया जाएगा, और अगर जब आपका टाइम स्लाइस खत्म होगा तो हम आपसे टाइम स्लाइस ले लेंगे। अगर आपको याद हो तो राउंड रॉबिन के अंदर भी हमने टाइम स्लाइस का जो कॉन्सेप्ट था वो हमने इंप्लीमेंट किया था, और प्रीएम्प्टिव स्केड्यूलिंग की जो बुनियाद है वो यही है कि आपका अगर एक ही वक्त में मल्टीपल प्रोग्राम्स रन हो रहे हो, प्रोसेसेस रन हो रहे हो,
तो आप किसी भी प्रोसेस को जो है वो मल्टीपल प्रोसेस में से हर एक को एक खास टाइम स्लाइस असाइन करते हैं, और जैसे ही उसका टाइम स्लाइस खत्म हो जाता है तो हम उससे वो प्रोसेसर लेके हम किसी और प्रोसेस को वो असाइन कर देते हैं, ठीक है ना। तो सेकंड पार्ट तो हमारा ये था। एंड फाइनल और फाइनल ये कि अगर कोई हायर प्रायोरिटी प्रोसेस बीच में आ गया है, कोई हायर प्रायोरिटी प्रोसेस आया है, तो आपसे प्रायोरिटी, क्योंकि आपकी प्रायोरिटी कम है, तो आपसे सीपीयू को छीन लिया जाएगा और उसके बजाय वो जो नया प्रोसेस आया है उसके हवाले कर दिया जाएगा। दीज आर द ओनली 3 ways through which a program can relinquish a CPU। यानी कि ये 3 सिचुएशंस होंगी जब हमारा जो पीसी है वो जो है वो छोड़ देगा, अपने उसको रिमूव कर देगा। अच्छा जी, अच्छा, लेट मी ओपन इट अप। अच्छा, ये तो हमने डिस्कस किया विंडोज एक्सपी के जो प्रोसेसेस हैं उनकी जो एग्जीक्यूशन स्ट्रेटजी हमने डिस्कस की। नेक्स्ट पार्ट हम क्या करेंगे, हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर 32 लेवल प्रायोरिटी स्कीम जो है वो इंट्रोड्यूस करवाई है हमारे विंडोज एक्सपी ऑपरेटिंग सिस्टम में। 32 लेवल प्रायोरिटीज क्या हैं और उनके नाम क्या है। These priorities are defined in 2 categories. One category is named as variable class category and the next part is called real time thread category। यानी कि 2 पार्ट है। अब आप कहेंगे सर ये वेरिएबल क्लास कौन सी होती है सर ये, और ये रियल टाइम थ्रेड का मतलब क्या होता है, तो ये कुछ समझ नहीं आई। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे वेरिएबल क्लास के जो थ्रेड्स हैं ये कौन सी बला होते हैं और इनका क्या काम होता है। हमारा कोई भी थ्रेड, कोई भी प्रोग्राम जिसकी प्रायोरिटी को हम मॉडिफाई कर सकें, जिसकी जो क्लास है जिसकी प्रायोरिटीज को हम मैनेज कर सकते हैं, उसको हम कम कर सकते हैं या ज्यादा कर सकते हैं, उसको हम कहते हैं वेरिएबल क्लास थ्रेड। मैं मिसाल देता हूं। मिसाल के तौर पे आपका जो प्रोग्राम इस वक्त आपके मोबाइल फोन पे चल रहा है उसका नाम है गूगल मीट। तो गूगल मीट की प्रायोरिटी इस वक्त हाई है, लेकिन अगर आप इसको फोरग्राउंड में ले जाएं तो क्या ये फोरग्राउंड का जो प्रोसेस है, क्या इसकी प्रायोरिटी आपके ख्याल में चेंज हो जाएगी उसके बाद? अगर आप गूगल मीट को हटा के इंस्टाग्राम ऑन कर लें तो आपके ख्याल में गूगल मीट की प्रायोरिटी को चेंज किया जाएगा कि नहीं किया जाएगा? क्या ख्याल है आपका? जी शहजाद, किया जाएगा कि नहीं किया जाएगा? यस सर, गूगल मीट की प्रायोरिटी कम हो जाएगी। कम हो जाएगी। इसका मतलब है कि हमारी जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो गूगल मीट को और इंस्टाग्राम को वेरिएबल क्लास में रखता है, यानी कि इस क्लास की जितने भी थ्रेड्स हैं या प्रोसेसेस हैं, दे कैन ऑल बी रीअसाइन्ड विद द न्यू प्रायोरिटीज। आप उनकी प्रायोरिटीज को ऊपर नीचे मॉडिफाई कर सकते हैं। लेकिन इसी के साथ साथ हमारे पास कुछ ऐसे थ्रेड्स हैं, मिसाल के तौर पे जिनको हम रियल टाइम थ्रेड के नाम से जानते हैं, जिनकी प्रायोरिटीज को ऑपरेटिंग सिस्टम जो है अगर हाई रख चुका है तो वो उसको बाद में मॉडिफाई नहीं करेगा। हमारे आमतौर पे जो सीपीयू के सिस्टम प्रोग्राम्स होते हैं, मिसाल के तौर पे डिफ्रेगमेंटर हो गया, या हमारे जो सिस्टम का जो मेलवेयर प्रोटेक्शन या जो एंटीवायरस प्रोग्राम्स होते हैं, इनको कभी कभी जो है वो ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो रियल टाइम थ्रेड्स के तौर पे मैनेज करता है, ताकि अगर किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम आया है आपके सिस्टम को, किसी किस्म की कोई इन्फेक्शन है, तो उसको मैनेज करने के लिए इस्तेमाल कर सके। जी बिल्कुल, आपने सही बताया शहजाद, आपने बिल्कुल सही आंसर दिया कि उसका कम होगा। तो अब हम करते हैं डिफाइन। वेरिएबल थ्रेड्स की जो प्रायोरिटी होगी वो 1 से लेकर 15 तक होगी। 1 का मतलब है सबसे कम प्रायोरिटी, 2 का मतलब है उससे ज्यादा प्रायोरिटी, 3 का मतलब है उससे थोड़ी और, 4 का मतलब है उससे ज्यादा। अब मुझे ये बताएं कि 15 की प्रायोरिटी ज्यादा होगी अगर किसी थ्रेड की प्रायोरिटी मैंने 15 रखी है, तो क्या ये ज्यादा होगी? अगर मैंने किसी थ्रेड की प्रायोरिटी 1 रखी है वो ज्यादा होगी? जी क्या ख्याल है आपका, किसकी प्रायोरिटी ज्यादा है जी, 15 वाली या 1 वाली? 15 वाली सर।
जी बिल्कुल वाली बिल्कुल, सर। आपने सही जवाब दिया। यू राइट अबाउट इट 15 वाली कि सर। हमने इस स्कीम के तहत, इन दिस स्कीम, हमने ये कहा कि वेरिएबल क्लास के जितनी भी थ्रेड्स हैं उसमें सबसे लोएस्ट प्रायोरिटी 1 है और सबसे हाईएस्ट प्रायोरिटी 15 है। तो जिसकी 15 होगी वो ज्यादा होगी, लेकिन रियल टाइम की जो कहानी है वो शुरू ही 16 से होगी। 16 से उसकी कहानी शुरू होगी और वो जाएगी 31 तक। 31 की जो प्रायोरिटी है वो हमारे विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में जो सबसे हाईएस्ट तरीन जो हमारी प्रायोरिटी है वो हमारे पास 31 या 30 वगैरह होगी। बिल्कुल आपने सही बताया नसीर आफरीदी, बिल्कुल आपने सही आंसर दिया। 15 जो है वो वेरिएबल क्लास की मैक्सिमम है और रियल टाइम थ्रेड्स की मैक्सिमम प्रायोरिटी क्या हो सकती है विंडोज एक्सपी ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर? जी आप लोग बताएं, विंडोज एक्सपी ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर रियल टाइम थ्रेड्स की मैक्सिमम प्रायोरिटी क्या हो सकती है? जी अभी लिखा हुआ है, अभी तो डिस्कस किया है यार, आसान सा है। 16 से 31 तक। जी बिल्कुल, मैक्सिमम 31 है, 16 से स्टार्ट होती है और 31 तक ये अपने आप को जो है लेके जाती है। तो हमारे पास डिस्पैचर हर एक स्केड्यूलिंग प्रायोरिटी की अपनी अपनी क्यू बनाएगा। बिल्कुल शहजाद, आपने बिल्कुल सही आंसर दिया, बड़ी इंपॉर्टेंट बात। डिस्पैचर हर एक प्रायोरिटी क्लास के लिए अलग अलग क्यू बनाएगा। मिसाल के तौर पे मैं अगर कहूं कि 15 के लिए एक क्यू बनाओ, 14 के लिए एक क्यू बना दो, 13 के लिए एक क्यू बना दो। कुछ याद आया? हमने पिछले सेशन में ये पढ़ा था, कुछ याद आया आप लोगों को कि मल्टी लेवल क्यू स्केड्यूलिंग एल्गोरिथम क्या होता है? याद है? एग्जैक्टली Yes, sir, हम yes, यहाँ sir. पर वही काम कर रहे हैं। हम यहाँ पर हर एक प्रायोरिटी क्लास के लिए अपनी अपनी क्यू बनाएंगे जिसमें 15 की प्रायोरिटी सब ज्यादा होगी और 14 वालों की उसके बाद और 13 वाली उसके बाद। आप लोगों से मेरा एक छोटा सा सवाल है, मुझे आप ये बताएं कि यहाँ पर ये जो 15 वाली क्यू है, आपके ख्याल में इसको इंटरनली मैनेज करने के लिए, यानी कि 15 में सारे लोग आ चुके हैं और वो कहते हैं कि यार हमें एग्जीक्यूट करो, आपके ख्याल में इसके लिए ये कौन सा एल्गोरिथम इस्तेमाल करना चाहिए इस क्यू को मैनेज करने के लिए? सिर्फ इस क्यू को मैनेज करने के लिए क्या क्या ऑप्शंस है जी हमारे पास? आसान सा सवाल है जी। 15 प्रायोरिटी की जो क्यू है इसको मैनेज करने के लिए इसके अंदर, इस क्यू के अंदर जो पड़े हुए थ्रेड्स हैं उनको मैनेज करने के लिए किस टाइप की स्केड्यूलिंग एल्गोरिथम इस्तेमाल किया जा सकता है? जी कोई बात नहीं, आप तुक्का लगा लें यार, कोई बात नहीं। भाई द वे आप पढ़ चुके हैं, थोड़ी देर पहले आप पढ़ चुके हैं, मैंने डिस्कस भी किया था, सोचें जी। सर क्वेश्चन रिवाइज करें। मेरा सवाल ये था कि यहां पर 15 प्रायोरिटी के जो क्यू है उसके अंदर डिफरेंट प्रोसेसेस हमारे पास मौजूद हैं। प्रोसेस ए है, प्रोसेस बी है, प्रोसेस सी है, प्रोसेस डी है, प्रोसेस ई। इस क्यू के अंदर मौजूद जो प्रोग्राम्स हैं या प्रोसेसेस हैं इनको स्केड्यूल मुझे करना है, यहां पर मुझे एग्जीक्यूट करना है, यहां से वो आएंगे और यहां से मुझे एग्जीक्यूट करना है। इस पर्टिकुलर क्यू के अंदर मैं किस एल्गोरिथम को लगाऊं ताकि मैं इसमें पहले ए को एग्जीक्यूट करूं, पहले बी को करूं कि या पहले ई को करूं? ये सवाल है ना, किसको मुझे पहले करना चाहिए और किसको बाद में करना चाहिए? ये क्वेश्चन आता है ना जहन में? ए को हाँ जी, पहले नसीर करना आफरीदी ने बड़े चाहिए। मजे का आंसर दिया एंड ही इज नॉट रॉन्ग आइदर। फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व भी इस्तेमाल कर सकते हैं हम लोग, प्रिएम्प्टिव शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट एल्गोरिथम भी इस्तेमाल कर सकते हैं और प्रिएम्प्टिव राउंड रॉबिन भी इस्तेमाल कर सकते हैं। याद आया? इनफैक्ट विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम प्रिएम्प्टिव राउंड रॉबिन इस्तेमाल करता है। प्रिएम्प्टिव राउंड रॉबिन कैसे? जी जी दोबारा बताइएगा, आपकी आवाज थोड़ी कट गई। अच्छा, इसका जवाब ये था कि आप इस क्यू को मैनेज करने के लिए आप फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व भी कर सकते हैं, आप प्रिएम्प्टिव शॉर्टेस्ट जॉब एल्गोरिथम इस्तेमाल कर सकते हैं और यहां पर जो एक्चुअली इस्तेमाल हुआ है वो प्रिएम्प्टिव राउंड रॉबिन इस्तेमाल हुआ है। मिसाल के तौर पे ए जो है हमारे पास, प्रोसेस नंबर ए जो है
उसको 3 मिलीसेकंड का टाइम स्लाइस दिया जाएगा, फिर प्रोसेस बी को 3 मिलीसेकंड का टाइम स्लाइस दिया जाएगा, फिर सी को 3 मिलीसेकंड का टाइम स्लाइस दिया जाएगा, और ये दोबारा अपनी अपनी बारी लगा के आएंगे। जिस तरह आप लोगों को ऑलरेडी पता है कि राउंड रॉबिन एल्गोरिथम ऐसे काम करता है। हर एक प्रोग्राम को एक खास टाइम स्लाइस दिया जाता है, और जैसे ही टाइम स्लाइस उसका खत्म होता है दोबारा आप उसको क्यू के बैक साइड पे लेके चले जाते हैं। याद आया कुछ? याद आया जी? कुछ याद आया कि नहीं? हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल शहजाद, आपने बिल्कुल सही बताया कि हम लोग राउंड रॉबिन भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और इनफैक्ट इसमें राउंड रॉबिन इस्तेमाल हुआ है, लेकिन यहाँ पर सिर्फ एक क्यू के लिए राउंड रॉबिन इस्तेमाल किया हुआ है। लेकिन यहाँ पर तो आप देख रहे हैं कि हमारे पास तो मल्टीपल क्यूज हैं, 14 प्रायोरिटी की भी क्यू है, 13 प्रायोरिटी की भी क्यू है, मल्टी लेवल क्यूज है हमारे पास। बिल्कुल, यहाँ पर हमने पढ़ा भी था, लास्ट टॉपिक हमने पढ़ा भी था कि मल्टी लेवल क्यू स्केड्यूलिंग क्या होती है। तो यहाँ पर ये प्रायोरिटी जो आप सामने देख रहे हैं, इनके कुछ नाम दिए गए हैं, हम उन नामों को डिस्कस करेंगे कि ये क्या नाम है। सबसे पहला जो है उसका नाम है रियल टाइम प्रायोरिटी क्लास। तो रियल टाइम प्रायोरिटी क्लास जो है उसकी प्रायोरिटी ज्यादा होगी कि कम होगी? ज्यादा होगी, राइट? उसके बाद हमारे पास आ जाता है हाई प्रायोरिटी क्लास। हाई प्रायोरिटी क्लास अबव नॉर्मल प्रायोरिटी क्लास, नॉर्मल प्रायोरिटी क्लास बिलो नॉर्मल प्रायोरिटी क्लास, एंड फाइनली आइडल प्रायोरिटी क्लास। यहां पर जो हमारे पास पहली क्लास है जिसका नाम रियल टाइम प्रायोरिटी क्लास है, तो हमने देखा था कि इसकी प्रायोरिटी तो सबसे ज्यादा थी यार। इसकी प्रायोरिटी तो थी 16 से लेकर 31 तक थी। याद है? कुछ याद आया आप लोगों को? ठीक है ना? जी सर। इसी तरह हमारे पास जो बाकी क्लासेस हैं, हमारे पास एक हाई है, एक अबव नॉर्मल है, एक नॉर्मल है, एक बिलो नॉर्मल है, और आइडल का मतलब है जब कोई प्रोसेस रन हो रहा हो, कुछ भी ना हो रहा हो, तो उस थ्रेड को हम लोग आइडल प्रायोरिटी क्लास के नाम से जानते हैं। उसको हम आइडल प्रायोरिटी क्लास के नाम से जानते हैं। अब यहां पर हम एक और कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करवाएंगे, कंफ्यूज नहीं होना और परेशान नहीं होना। इस जो हमारे पास इसकी जो क्लासेस हैं, इस क्लास के अंदर हमने एक और जो है वो प्रायोरिटी क्लास मैकेनिज्म जो है वो डिफाइन किया है। मैं रिपीट करता हूं, ये जो आपने ऊपर सिस्टम देखा है, 5 या 6 हमारे पास कैटेगरीज बनी हुई हैं। हम इन प्रायोरिटी क्लास के अंदर भी प्रायोरिटीज बनाएंगे, हम इस क्लास के अंदर मजीद प्रायोरिटीज बनाएंगे। मिसाल के तौर पे उसका नाम रखेंगे टाइम क्रिटिकल, हाईएस्ट, अबव नॉर्मल, नॉर्मल, बिलो नॉर्मल, लोएस्ट एंड आइडल। अब आप कहेंगे सर ये मुझे समझ नहीं आ रही, तो मैं इसके लिए डायरेक्टली आपके सामने ये चार्ट पेश करूंगा ताकि आपको ये पूरी तरह क्लियर हो जाए। सबसे ज्यादा हाईएस्ट प्रायोरिटी किसकी है? रियल टाइम की। रियल टाइम क्लास ऑफ प्रायोरिटीज, हाई क्लास प्रायोरिटी, अबव नॉर्मल प्रायोरिटी, नॉर्मल प्रायोरिटी, बिलो नॉर्मल प्रायोरिटी एंड आइडल प्रायोरिटी। 5 हमारे पास 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6 टाइप्स हैं हमारे पास जो हमने प्रायोरिटी क्लासेस डिफाइन की हैं। ज्यादातर प्रोग्राम्स जितने भी होते हैं, ज्यादातर प्रोग्राम्स हमारे पास जितने हैं नॉर्मल प्रोग्राम्स, उनको हम नॉर्मल प्रायोरिटी क्लास पे डालेंगे। मिसाल के तौर पे इंस्टाग्राम, गूगल मीट, शायद गूगल मीट तो नहीं क्योंकि गूगल मीट एक रियल टाइम प्रोग्राम है। आपका जो इंस्टाग्राम है या फेसबुक है, या आपने अगर कोई और प्रोग्राम जो है वो अपने जो है सिस्टम में इंस्टॉल किया हुआ है, तो वो प्रोग्राम जो रन हो रहा होगा उसको हम क्या प्रायोरिटी देंगे जी? कौन सी प्रायोरिटी देगा आपका एंड्रॉइड सिस्टम? याद रहे ये एंड्रॉइड में भी यही कुछ हो रहा है, लेकिन चले अभी हम लोग तो जी आपका जो विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम है उसको कौन सी प्रायोरिटी देगा? इंस्टाग्राम को सर नॉर्मल प्रायोरिटी देगा, फेसबुक को भी नॉर्मल प्रायोरिटी देगा। और नॉर्मल, अब आप कहेंगे सर ये तो आपने एक और कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करवाया था, तो ये हमारे पास एक्स एक्सेस है, ये हमारे पास एक्स एक्सेस है। अब हम जरा वाई एक्सेस डिस्कस करेंगे। एक क्लास के अंदर हमने मल्टीपल उसके अंदर क्लासेस भी डिफाइन करेंगे। मिसाल के तौर पे हमारे पास रियल टाइम क्लास के अंदर हमारे पास एक ऑप्शन है टाइम क्रिटिकल। टाइम क्रिटिकल वो रियल टाइम थ्रेड होगा जिसकी प्रायोरिटी सबसे ज्यादा होगी। ये देखो 31 प्रायोरिटी, ओ माय गॉड बहुत ज्यादा है प्रायोरिटी रियल टाइम के अंदर। उसके बाद हमारे पास है हाईएस्ट प्रायोरिटी, उसको हम देंगे 26। उसके बाद रियल टाइम का अबव नॉर्मल 25 होगा, रियल टाइम नॉर्मल 24 होगा, रियल टाइम बिलो नॉर्मल 23 होगा, रियल टाइम लोएस्ट
22 होगा, रियल टाइम आइडल 16 होगा। अगर आप इसकी रेंज देखें तो ये 16 से 31 के दरमियान ये प्रायोरिटीज मूव कर रही है या नहीं कर रही? जी, डिड यू नोटिस यस सर, दैट? कर रही है। यस सर, यस सर। हाँ बिल्कुल, आपने बिल्कुल ये सही सर कर रही है सर। जज किया, आपने बिल्कुल सही जज किया और आपने बिल्कुल ठीक पहचाना कि यहाँ पर इनकी जो प्रायोरिटीज है, जैसे हमने पहले डिफाइन किया था कि रियल टाइम क्लास जो है, रियल टाइम थ्रेड क्लास जो है, उसमें हमारी प्रायोरिटीज जो है वो 16 से लेकर 31 के दरमियान मैच करती हैं। उसके बाद हमारी प्रायोरिटी क्लास जिसका नाम था हाई क्लास, हाई प्रायोरिटी क्लास की जो है वो सबसे हाई जो है टाइम क्रिटिकल वो 15 है। उसके बाद हाईएस्ट जो है उसको भी हमने 15 दिया हुआ है। अबव नॉर्मल हमने 14 दिया है, नॉर्मल हमने 13 दिया है, बिलो नॉर्मल हमने 12 दिया है, लोएस्ट हमने 11 दिया है और आइडल को हमने 1 दिया है। फ्रॉम 1 to 15। 1 to 15। अगर आपको याद हो तो हमने जो शुरू में डिस्टिंक्शन बनाई थी कि एक हमारे पास रियल टाइम प्रोसेसेस होंगे और एक हमारे पास नॉन रियल टाइम प्रोसेसेस होंगे, तो हमने कहा था कि रियल टाइम प्रोसेसेस जो हैं उनकी 16 से 31 तक जाएगी, लेकिन नॉर्मल प्रोसेसेस की 1 से 15 जाएगी। तो हम देखते हैं कि हमारा ये सेक्शन, ये हमारा जो प्रायोरिटी क्लास है हाई की, इस प्रायोरिटी क्लास को 1 से लेकर 15 के दरमियान उसकी जो रेंज है वो उसको परफेक्टली ओबे कर रहा है, उसको वो परफेक्टली मान रहा है। अगली हम देखते हैं तो अबव नॉर्मल में हमारे पास टाइम क्रिटिकल 15 है, हाईएस्ट 12 है, अबव नॉर्मल 11 है, नॉर्मल 10 है, बिलो नॉर्मल 9 है, लोएस्ट 8 है और आइडल क्लास में हमारे पास 1 आ जाता है। और हमारी जो सबसे फेवरेट क्लास है जिसके अंदर हम सबसे ज्यादा प्रोग्राम्स जो है वो रखते हैं उसका नाम है नॉर्मल क्लास, और उसमें टाइम क्रिटिकल 15 हो जाता है, हाईएस्ट जो है वो 10 है और नॉर्मल जो है वो हमारे पास 8 है। ये वो 8 है जिसपे ज्यादातर प्रोग्राम्स जो है वो आपके रखे जाते हैं जब उनको हम स्टार्ट करते हैं। उसके अलावा हमारे पास बिलो नॉर्मल है 6 और 1, एंड फाइनली यही किस्सा हमारे पास बिलो नॉर्मल में भी है। और फाइनली जो हमारे पास आइडल प्रायोरिटी वाले हैं जिनकी जो है वो प्रायोरिटी हाई नहीं है, वो आइडल प्रायोरिटी क्लास को बिलोंग करते हैं, 15 से लेकर 1 के दरमियान उनकी प्रायोरिटी को हम स्ट्रक्चर रखेंगे। ये है विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम का और इवन एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर हमारी जो डिफरेंट स्केड्यूलिंग की जो प्रायोरिटी क्लासेस हैं। दोबारा डिस्कस करेंगे कि हमने पहले कहा था कि हमारी विंडोज स्केड्यूलिंग जो है वो मल्टी लेवल क्यू स्केड्यूलिंग एल्गोरिथम को इस्तेमाल करता है और उसके अंदर हमारे डिफरेंट प्रायोरिटी क्लासेस हैं। तो हमने क्या बात की थी कि हर जो हमारा प्रोग्राम होगा, हर जो थ्रेड होगा उसको एक खास प्रायोरिटी दी जाएगी, उसको एक खास टाइम क्वांटम दिया जाएगा। अगर 3 मिलीसेकंड उसका एग्जीक्यूट हो गया है तो उसकी बारी खत्म हो जाएगी, 3 मिलीसेकंड 3 मिलीसेकंड 3 मिलीसेकंड खत्म होता जाएगा। आप लोगों से मेरा ये सवाल है कि क्या प्रायोरिटी लेवल 14 वालों की प्रायोरिटी जो है वो ज्यादा होगी या प्रायोरिटी लेवल 15 वाली जो क्यू है उसकी प्रायोरिटी ज्यादा होगी? किसकी प्रायोरिटी ज्यादा होगी? 15 वाले की ज्यादा होगी सर। बिल्कुल यासिर, आपने बिल्कुल ठीक जवाब दिया, 15 वालों की। अब मुझे ये बताएं कि 15 वाले जितने भी प्रोग्राम्स हैं ए बी सी डी और ई, क्या इन सब की प्रायोरिटी एक है या डिफरेंट है? चेंज है सर। इसके अंदर जो हमारे प्रोग्राम्स हैं उनकी प्रायोरिटी तो 15 है, लेकिन आपको याद होगा हमने क्या डिस्कस किया था, हमने कहा था कि इसके अंदर राइट नाउ हमने उनको इक्वल प्रायोरिटी में रखना है। बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, हमारे विद इन द क्यू सारे प्रोग्राम्स जो है वो एक प्रायोरिटी के होंगे। विद इन द क्यू हमारे पास सारे के सारे प्रोसेसेस थ्रेड्स एक ही प्रायोरिटी के होंगे, मल्टीपल प्रायोरिटी की नहीं है। अगला सवाल, किसी भी क्यू को मैनेज करने के लिए कौन सा एल्गोरिथम इस्तेमाल कर सकते हैं इनको 1 बाय 1 सीपीयू देने के लिए? जाहिर है बारी तो लगाएंगे, इक्वल प्रायोरिटी के हैं लेकिन बारी तो लगाएंगे, तो बारी लगाने का क्या तरीका हो सकता है? जी आपने थोड़ी देर पहले शहजाद ने आंसर किया भी था, शहजाद ने बिल्कुल सही आंसर दिया था कि सर हम राउंड रॉबिन एल्गोरिथम इस्तेमाल करेंगे। किसी भी एक क्यू के अंदर मौजूद प्रोसेसेस को एग्जीक्यूट करने के लिए हम लोग राउंड रॉबिन एल्गोरिथम इस्तेमाल कर सकते हैं। याद रहे, किसी एक क्यू के अंदर मौजूद थ्रेड्स को
डिफरेंट क्यूज की बात नहीं कर रहा। अब यहां पर एक और कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करवाता हूं कि अगर मैं ये एक क्यू किसी एक प्रोसेसर के हवाले कर दूं और एक आपके जो मोबाइल फोन में इस टाइम 8 प्रोसेसर्स हैं, तो मैं एक वक्त में क्या मैं 8 क्यूज जो है वो मैं मैनेज कर सकता हूं या नहीं कर सकता? क्या ख्याल है आपका? आपके मोबाइल फोन में इस वक्त 8 जो है वो सब प्रोसेसर्स हैं, ऑक्टा कोर जो है वो आप इस्तेमाल कर रहे हैं, स्नैपड्रैगन 8500 सीरीज का आपके पास प्रोसेसर है जो आपके मोबाइल फोन पे चल रहा है। क्या मैं हर एक प्रोसेसर को एक एक क्यू हवाले कर सकता हूं या नहीं कर सकता? क्या ख्याल है आपका? क्या ख्याल है, कर सकता हूं कि नहीं कर सकता? हाँ जी, यस सर, कर सकते हैं। कर सकते हैं सर। आपने सही बताया। मैं अपने आप को मैं जो है वो हर एक को बिल्कुल कर सकता हूँ। आई कैन पुट अप अ क्यू फॉर ईच अदर। इतना आजकल जो है ना वो हो गया, मौसम जो है वो गर्म हो गया कि मुझे 10 चीजें पहन के मुझे है ना बैठना पड़ रहा है आप लोगों के सामने। आई होप आपको मैं दिखाई दे रहा हूँ। कैसे हैं जी आप लोग? मैंने कहा चलो देख लें आप लोग भी बड़े अरसे से हैं। अच्छा जी, हाँ जी, उमैर भी हमारे साथ मौजूद है। थके तो नहीं है आप लोग? हाँ जी, चले, अच्छी बात। नो सर। आई होप कि बोर नहीं हो गए। सर आपकी सेहत कैसी है? यार मेरी सेहत जो है ना बस अप एंड डाउन चलती रहती है। बस ये है कि आजकल जो है ना मौसम ऐसा हो गया है कि ये जुकाम और बुखार और ये चीजें इतनी ज्यादा होती है ना कि उसमें बड़ा शिकार हो जाता हूँ मैं भी, और जो है ना सारे लोग जो भी जरा सा भी किसी का मसला है ना तो वो बेचारा बड़ा जल्दी जो है ना जुकाम बुखार का शिकार हो रहा है। आई होप कि आप लोग इससे बचे रहें और अपने आप को जो है ठंड से जो है अपने आप को। थैंक यू सो मच बिलाल, और आप भी अपना बहुत बहुत ख्याल रखें, आप सब लोग बहुत बहुत ख्याल रखें, ठीक है ना? तो चलते हैं जी, आगे चलते हैं। तो लेट्स हम लोग डिस्कस कर रहे थे। हाँ जी, अच्छा, मुझे पता है ये विंडोज का जो मैनेजमेंट सिस्टम है इट इज अ बिट टफ, तो आप लोगों के लिए थोड़ा सा मुश्किल हो रहा होगा, मैं बिल्कुल समझ सकता हूं। तो अब हम देखते हैं इसका अगला कॉन्सेप्ट। अच्छा, हमने डिस्कस किया कि हमारी जो प्रायोरिटीज हैं दे आर वेरिएबल इन नेचर। ये वेरिएबल प्रायोरिटीज हैं, और वेरिएबल प्रायोरिटीज जो हैं वो चेंज होने वाली प्रायोरिटीज होती हैं। ये वो प्रायोरिटीज हैं जो बदलती रहती हैं, जो फिक्स नहीं रहती, दे चेंज विद टाइम। अब आपका अगला सवाल ये हो सकता है मुझसे कि सर ये प्रायोरिटी जो है वो आप कह रहे हैं कि सर चेंज हो सकती है, तो इसकी क्या बेसिस जो है वो जो है। थैंक यू शहजाद, थैंक यू सो मच जी। गुलाब शाह थैंक यू सो मच जी। तो हम ये कह सकते हैं कि ये प्रायोरिटीज जो है हम कैसे हम इनको मॉडिफाई करेंगे, और सबसे बड़ी बात है कि किस बेसिस पे मॉडिफाई करेंगे, क्या बेसिस होगी जिसकी बेस पे हम कहेंगे कि यार हम इस प्रायोरिटी को चेंज करते हैं। तो इसकी प्रायोरिटी कुछ यूं है कि हमारा जो डिस्पैचर है वो प्रायोरिटीज को बूस्ट करेगा या उसको कम करेगा। मिसाल के तौर पे सपोज करते हैं कि कोई प्रोग्राम वेट ऑपरेशन से बाहर निकला है। वेट ऑपरेशन का मतलब है कि वो इस टाइम अपने किसी आईओ ऑपरेशन से बाहर निकला है और इस वक्त उसको सीपीयू की सख्त जरूरत है। तो आपका जो डिस्पैचर है वो इसकी प्रायोरिटी को बूस्ट कर देगा। आप कहेंगे सर इसकी क्या मिसाल है, इसकी क्या मिसाल हो सकती है? मैं मिसाल इसकी यूं लेता हूं कि मिसाल के तौर पे आपने अपने एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर व्हाट्सएप को खोला है। व्हाट्सएप आपने खोला है, व्हाट्सएप, और व्हाट्सएप के ऊपर आप अपने दोस्त के साथ टाइपिंग कर रहे हैं। ये आपका कीबोर्ड है और यहां पर आपने लिखा हेलो, एच लिखा। तो आप जैसे ही एच लिखेंगे अपने कीबोर्ड पे, तो उस वक्त एच को एब्जॉर्ब करने के लिए आपका जो प्रोग्राम है, यानी कि जो प्रोसेस जो व्हाट्सएप है, उसका जो थ्रेड है वो वेटिंग में चला जाएगा। अब आप कहेंगे कि सर ये वेटिंग में क्यों चला गया? वो वेटिंग में इसलिए चला गया क्योंकि वो आपके एच लिखने वाले अमल के इंतजार में है। मेरी बात समझ आई आपको? मैं दोबारा रिपीट करता हूं, जब आपने व्हाट्सएप के ऊपर एच लिखना है और आप जब एच लिखेंगे तो एक इंटरप्ट जनरेट होगा, आपका प्रोसेस जो है वो वेटिंग स्टेट में चला जाएगा। वो वेटिंग स्टेट में इसलिए चला जाएगा बिकॉज नाउ ही इज एक्सपेक्टिंग समथिंग रिटन सच एज एच। अब एच जब तक जो है वो रीड नहीं हो जाता तो आपका व्हाट्सएप का ये मैसेजिंग आगे नहीं बढ़ सकती, इसलिए आपका प्रोग्राम वेटिंग स्टेट में चला जाएगा। लेकिन जब वो वेटिंग स्टेट से बाहर निकलेगा तो उस एच का क्या करना है? उस एच का जो भी करना है यानी कि डिस्प्ले करना है, जाहिर है ना, व्हाट्सएप क्या करेगा? उस एच को जो है वो डिस्प्ले करेगा आपके स्क्रीनों के ऊपर।
आपका जो व्हाट्सएप का जो स्क्रीन है उसके ऊपर डिस्प्ले करेगा। तो क्या उस वक्त आपके ख्याल में व्हाट्सएप को सीपीयू की सख्त जरूरत होगी या नहीं होगी? आप लोगों से छोटा सवाल, होगी कि नहीं होगी? यस सर, होगी। क्यों होगी जी यासिर, क्या वजह है जी? यासिर क्या वजह हो सकती है? व्हाई वुड बी रिक्वायर सीपीयू आफ्टर व्हेन यू हैव रिटन एच? इसका जवाब ये है कि इस एच को आपने एब्जॉर्ब तो कर लिया है, लेकिन इस एच के साथ करना क्या है? यू नीड इमीडिएट रिस्पॉन्स फ्रॉम योर व्हाट्सएप। मिसाल के तौर पे अगर आप एच लिखते हैं और आपका व्हाट्सएप अगर सो जाए तो आपको गुस्सा आएगा कि नहीं आएगा? मिसाल के तौर पे आप एच लिख रहे हैं, मल्टीपल दफा लिख रहे हैं एच 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 और एच डिस्प्ले नहीं हो रहा, क्या आपको गुस्सा आएगा यार ये क्यों डिस्प्ले हो रहा? होगा कि नहीं होगा? क्या ख्याल है जी, होगा कि नहीं होगा जी? हेलो जी, अगर आप व्हाट्सएप के ऊपर जी लेटर सर। टाइप कर रहे हैं तो वुड यू फील ऑड इफ देयर इज नो रिस्पॉन्स फ्रॉम योर व्हाट्सएप? यू विड ऑब्वियसली फील कि यार ये तो बहुत स्लो है यार, ये मेरा प्रोसेस कितना स्लो हो गया है, मेरा सीपीयू स्लो हो गया है, मेरा रैम स्लो हो गया, आई नीड टू चेंज माय मोबाइल। ये एक्चुअली मोबाइल की बात नहीं है, ये आपके उस डिस्पैचर का काम है कि वो जैसे ही कोई प्रोग्राम अपने वेटिंग स्टेट से बाहर निकलेगा। वेटिंग स्टेट क्यों हुई? वेटिंग स्टेट इसलिए हुई क्योंकि आपने एच को लिखा है और उस दौरान एक आईओ ऑपरेशन हुआ है। जैसे ही आप आईओ से निकले हैं तो आपको फौरन जो है वो सीपीयू की जरूरत है, तो डिस्पैचर आपके इस प्रोसेस की प्रायोरिटी को बढ़ा देगा। उसको अगर वो पहले नॉर्मल प्रायोरिटी क्लास में था तो उसको हाई प्रायोरिटी क्लास में लेके चला जाएगा, उसको हाई प्रायोरिटी की क्यू में लेके चला जाएगा। उसको हाई प्रायोरिटी क्यू में क्यों ले जाएगा? ताकि उसको फौरन सीपीयू दे दिया जाए, उसको फौरन सीपीयू हवाले कर दिया जाए ताकि आपका एच को प्रोसेस करके फौरन डिस्प्ले करे। अब अगर आप सपोज करते हैं कि मैं एच के बाद लिखता हूं के, आप लोगों से मेरा सवाल है कि जब मैं के लिखूंगा तो क्या मेरा प्रोसेस जो है वो वेटिंग स्टेट में चला जाएगा कि नहीं चला जाएगा? क्या ख्याल है, चला जाना चाहिए कि नहीं वेटिंग स्टेट में? सर नो सर, क्योंकि ऑलरेडी के लिखा हुआ है। हाँ जी बिल्कुल, इसलिए जाना चाहिए बिकॉज योर प्रोसेस इज नाउ वेटिंग फॉर द कैरेक्टर के टू बी रिटन बाय योर हैंड। आपका जो हाथ है वो के को लिखने में काफी टाइम लगाता है, आपको शायद अंदाजा नहीं है, लेकिन सीपीयू की स्पीड के लिहाज से आपका के इज यूजिंग अ लॉट ऑफ टाइम। तो यस, योर प्रोसेस वुड बी इन द वेटिंग स्टेट एंड देन इट वुड बी released after you have written up your K message, and afterwards your processor would be allocated to your process at a very high priority so that it can display your letter K on your screen of your mobile phone। ठीक है ना जी? बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही कहा जी। अच्छा, इनका अपना बैक हैंड का पे वो बात प्रोसेस कौन सा प्रोसेस होता है जी? वो बात मैं समझ नहीं पाया जी। बिल्कुल जी देखिए, आपकी बात भी ठीक है कि मेरे ख्याल में आप शायद थ्रेड का जिक्र कर रहे हैं बिलाल। बिल्कुल, आपके व्हाट्सएप का एक थ्रेड नहीं होता तो आपका प्रोग्राम बेसिकली स्टॉप कभी भी नहीं होता। वो तो सिर्फ मैं आपको समझाने के लिए कह रहा हूँ, लेकिन क्योंकि उसके मल्टीपल थ्रेड्स होते हैं, उनमें से एक थ्रेड जो है वो आपका कीबोर्ड के साथ डील करता है। बाकी जो आपके व्हाट्सएप के थ्रेड्स हैं डिस्प्ले करने वाले, दे आर वर्किंग नॉर्मली। ठीक है, उनके काम जो है वो रुकते नहीं है। ठीक है ना? लेकिन आपको अगर मैं एक प्रोसेस के उसमें समझाऊं तो ये बात जो है वो दुरुस्त रहेगी। लेकिन इसी तरह अगर आपका जो एक थ्रेड है वो किसी डिस्क ऑपरेशन से वापस आ रहा है, अगर वो किसी डिस्क ऑपरेशन की वजह से वेट में चला गया था, उसका इंक्रीज, उसकी प्रायोरिटी इतनी ज्यादा जो है वो इंक्रीज नहीं की जाएगी, उसकी प्रायोरिटी जो इतनी ज्यादा बढ़ाई नहीं जाएगी। और उसकी प्रायोरिटी बढ़ाने का ना वजह इसलिए कि जो आपका हार्ड ड्राइव है उसका काम जो है वो इंसान के साथ नहीं होता। तो इंसान के साथ जब भी आपका कोई काम होता है तो उस वक्त आप प्रोसेसेस की प्रायोरिटी को बढ़ा देते हैं। इस स्ट्रेटजी को इस्तेमाल करने से हमारे जो इंटरैक्टिव थ्रेड्स हैं, ऐसे थ्रेड्स जो हैं जो कि माउस और विंडोज को इस्तेमाल करते हैं,
उन थ्रेड्स की प्रायोरिटी को ज्यादा कर दिया जाता है। मिसाल के तौर पे इस वक्त जो आप जो है मोबाइल फोन के ऊपर जो आपका गूगल मीट पे जब आप टाइप करते हैं या जब आप अपने स्क्रीन से टच करते हैं, तो वो थ्रेड जो आपकी इस कीबोर्ड या माउस को मैनेज कर रहा है या उसकी इनपुट को जो है वो फराहम कर रहा है गूगल मीट को, उस प्रोसेस की जो प्रायोरिटी है वो अच्छी खासी ज्यादा होगी बनिस्बत बाकी जो आपके प्रोसेस हैं उनसे ज्यादा जो है होगी, प्रायोरिटी होगी। अच्छा, तो हमारे पास आई होप कि आपको क्लियर हो गया हो क्योंकि हमने बड़ा डिटेल में इसको देखा है, ठीक है ना। तो इंटरेक्टिव प्रोसेस में हमारे पास आ जाते हैं। अच्छा, अभी तक जो हमने किया उसमें कोई सवाल हो तो आप पूछ सकते हैं। अभी तक जो हमने पूछा है उसमें सवाल हो तो पूछ सकते हैं आप। जी बिलाल। आइडियल प्रायोरिटी पर दोबारा एक्सप्लेन करें। कौन सा जी? गुलाब शाह, दोबारा बताइएगा। आइडियल प्रायोरिटी। अच्छा, आइडल प्रायोरिटी। अच्छा, आइडल प्रायोरिटी विंडोज एक्सपी ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर कुछ यूं है कि जब भी आपके जब कोई भी प्रोसेस रन ना हो रहा हो, जाहिर है एक लैपटॉप के ऊपर कभी भी ऐसा मौका नहीं आता कि जब कोई भी प्रोसेस जो है वो रन ना हो रहा हो, कुछ भी रन ना हो रहा हो, ऐसा कभी भी नहीं होता। लेकिन अगर हमारे कोई भी यूजर प्रोग्राम्स रन नहीं हो रहे होते तो हमारा एक प्रोग्राम हमेशा रन हो रहा होता है, दैट इज कॉल्ड आइडल प्रोसेस, व्हेन देयर इज नथिंग बीइंग रन। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ सिस्टम प्रोसेसेस रन हो रहे हो तो उस टाइम सिर्फ एक प्रोसेस जो है रन हो रहा होता है, दैट इज कॉल्ड आइडल प्रोसेस। और वो आइडल प्रोसेस सिर्फ क्या करता है कि वो वेट करता है आपकी अगली कमांड के इंतजार में कि कब आप अपना कोई नया प्रोग्राम इसके ऊपर जो है वो लॉन्च कर सकें। सो हमने यहाँ पर डिस्कस किया, हमने कहा कि इंटरेक्टिव प्रोग्राम्स की स्पेशल रिक्वायरमेंट्स होती हैं, उसको जो है काफी ज्यादा इंटरेक्टिव होती है। विंडोज जो है वो नॉर्मल स्केड्यूलिंग जो प्रायोरिटी क्लास है उसकी जो स्केड्यूलिंग के लिए एक और रूल भी जो है वो इंट्रोड्यूस करवाता है। वो ये होता है कि अगर हमारे पास कोई फोरग्राउंड प्रोसेस है तो उसकी प्रायोरिटी के साथ साथ उसका टाइम क्वांटम भी बढ़ा दिया जाता है। बड़ी इंपॉर्टेंट और फाइनल बात मैं रिपीट करता हूं, जो प्रोसेस आपके फोरग्राउंड में हो यानी कि सामने हो, मिसाल के तौर पे इस वक्त आपका गूगल मीट जो है वो बिल्कुल सामने है, तो ना सिर्फ उसकी प्रायोरिटी को इंक्रीज कर दिया जाएगा बल्कि उसका टाइम क्वांटम भी बढ़ा दिया जाएगा। मिसाल के तौर पे टाइम क्वांटम मतलब है उसको ज्यादा देर के लिए सीपीयू दिया जाएगा ताकि वो ज्यादा देर जो है वो प्रोसेसिंग के ऊपर लगा सके। ऐसा ना हो कि दरमियान में जो है वो चला जाए, दरमियान में प्रोसेसिंग होते होते वो जो है फ्रीज हो जाए। यू डोंट वांट कि आपके प्रोग्राम जो है वो फ्रीज हो जाए। मैं मिसाल आपको देखो, आप लोगों ने जो आईफोन इस्तेमाल किए जी, आईफोन, किसी ने आईफोन इस्तेमाल किया? आईफोन जी, आईफोन आप अगर आईफोन इस्तेमाल किया तो आप देखते हैं कि आईफोन के इस्तेमाल के दौरान आपका जो नेविगेशन है वो बहुत स्मूथ होती है। नेविगेशन का मतलब है एक जो प्रोसेस है और दूसरे प्रोसेस के दरमियान जो आप मूव करते हैं, एक स्क्रीन को आप अप करते हैं, डाउन करते हैं, तो वो बड़ा स्मूथली होता है। क्या आपने नोटिस किया? जी सर, की है जी सर, जी सर। इनफैक्ट आपके जो एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम से भी ज्यादा तेज जो है उसकी जो है वो जो परफॉर्मेंस है, एनिमेशन की जो परफॉर्मेंस है, जो उसकी जो स्मूथनेस का जो फैक्टर है वो इतनी ज्यादा है कि इवन दो जो आईफोन का जो रिफ्रेश रेट है, जो स्क्रीन का रिफ्रेश रेट है वो इतना ज्यादा नहीं होता, उसके बावजूद भी आपको एक बहुत ही स्मूथ एक्सपीरियंस फील होता है। और उसकी एक बड़ी वजह यह है कि जो मैक ऑपरेटिंग सिस्टम है, इट इज मैनेजिंग इट विद एक्सट्रीम जो है स्केड्यूलिंग मैनेजमेंट। मैक ऑपरेटिंग सिस्टम बहुत ही खूबसूरत तरीके से उसको ऐसे मैनेज करता है कि आपका जो प्रोसेसर है, आपका जो प्रोसेस है वो इतना स्मूथली चलता है कि आपको अंदाजा ही नहीं होता। अगर वो उसको टाइम क्वांटम कम दे दे, वहीं पर मैं वापस आ जाता हूं, अगर आपको मैं टाइम क्वांटम कम दे दूं तो क्या होगा? उस सूरत में आपका जो प्रोग्राम है वो रुक रुक के चलेगा, स्लो करके चलेगा। अब मैं आपसे अगर सवाल पूछूं कि स्लो क्यों चलेगा, तो उसका आप क्या जवाब देंगे नोमान? क्यों जो है अगर क्वांटम छोटा हो तो क्यों मेरा प्रोग्राम ऐसे लगेगा जैसे ये स्लो चल रहा है जी, रुक रुक के चल रहा है, झटके लगा के चल रहा है? क्यों झटके लगा सकता है जी आपके ख्याल में? जी क्या ख्याल है, क्या वजह हो सकती है? सर ऑपरेटिंग सिस्टम जी नोमान क्या?
ऑपरेटिंग सिस्टम का वजह से फिर उसको थोड़ा तेज होता है। आईफोन तो जो सिस्टम होता है की सर तो वो वजह है, मैं आपको दोबारा रिपीट कर देता हूँ, उसकी वजह ये है मेरे दोस्तों, मेरे सर स्टूडेंट्स, आप प्रायोरिटी लोग कम समझने मिलती की है ना कोशिश उसमें करें। सर। उसकी प्रायोरिटी की वजह ये है क्योंकि अगर आप टाइम क्वांटम छोटा रखते हैं, मिसाल के तौर पे सिर्फ मैं 2 मिलीसेकंड का रखता हूं, तो आपका व्हाट्सएप प्रोग्राम या गूगल मीट प्रोग्राम अगर चल रहा है, ठीक है, और आपने उसको स्वाइप किया है, सिंपल यहां पर क्लिक किया है, क्लिक करके उसको कहा है कि तुम नीचे चले जाओ, तो इस क्लिक को जब वो मैनेज कर रहा था तो टाइम क्वांटम ओवर हो जाता है, रुक जाता है टाइम क्वांटम, टाइम क्वांटम जो है वो खत्म हो गया, तो आपका प्रोग्राम को फ्रीज कर दिया जाएगा, किसी और प्रोग्राम के हवाले सीपीयू को कर दिया जाएगा, तो आपको दरमियान में जब वो फ्रीज हो गया तो उस वक्त वो बिल्कुल ठहर गया, आपके स्वाइप के अमल को, आपने जो स्वाइप का अमल जो किया है उस स्वाइप के अमल को वो जो है वो बिल्कुल रिस्पॉन्ड नहीं करेगा, तो आपको ऐसे लगेगा जैसे ये प्रोग्राम रुक रुक के स्वाइप अप हो रहा है, ये प्रोग्राम रुक रुक के ऊपर जा रहा है। अब समझ आई बात की? लेकिन इस चीज को मिटिगेट करने के लिए विंडोज टाइम क्वांटम को बढ़ा देता है उन प्रोसेसेस के लिए जो कि इस वक्त फोरग्राउंड पर मौजूद हो, जो इस टाइम स्क्रीन के ऊपर मौजूद हो, उनको वो उनकी टाइम क्वांटम बढ़ा देता है ताकि ज्यादा वक्फे के लिए उसके पास सीपीयू हो। इसकी बेहतरीन एग्जांपल हमारे पास आईफोन और जो हमारे पास आईओएस ऑपरेटिंग सिस्टम है, जिसके पास ये एक बेहतरीन कमाल है कि वहां पर जो स्वाइपिंग होती है वो एक्सट्रीमली स्मूथ है, जो हमारे एनिमेशन हैं वो एक्सट्रीमली स्मूथ हैं, वो इसलिए है कि आईओएस के प्रोसेसर्स जो हैं वो एक्सट्रीमली तेज प्रोसेसर्स हैं, और जो उनके दरमियान जो स्केड्यूलिंग होती है वो भी बहुत ही स्विफ्टली होती है क्योंकि वो बहुत ही तेज प्रोसेसर्स हैं। दुनिया के तेज तरीन प्रोसेसर्स अगर हैं, कोई एग्जिस्ट करता है तो वो आईफोन के जो है वो प्रोसेसर्स होते हैं, या जो हमारे पास मैक के जो प्रोसेसर्स हैं दुनिया के तेज तरीन प्रोसेसर्स होते हैं। इस वजह से हमारी जो उनके दरमियान जो एनिमेशन है या उसकी जो स्मूथनेस है वो बहुत अच्छी होती है। तो नतीजा ये निकलता है कि उसका जो एक्सपीरियंस है वो बड़ा खूबसूरत दिखता है, ओवरऑल आपको बहुत अच्छा लगता है उसको एक्सपीरियंस करते हुए। चले जी, हमारा जो आज का ये चैप्टर तो खत्म हो गया, अब ये बताएं कि अगला चैप्टर हम करें अभी या अगली क्लास से स्टार्ट करें? आई थिंक हमें स्टार्ट तो कर लेना चाहिए। सर अगली क्लास से। सर अगली क्लास से करेंगे हैं? क्या ख्याल है ये आपका? काफी है सर। सर नेक्स्ट वीक। अगली क्लास जी से। क्या नेक्स्ट कह वीक रहे हैं? नेक्स्ट वीक सर पेपर के लिए इतना काफी है यार, काफी तो खैर अभी और भी होना चाहिए था, लेकिन हम खाली हम 4 तक, कि मैं पहले आज तक का काम किया है, पहले हम उसको जरा थोड़ा, तो आपने मुझे बताना है, थोड़ा थोड़ा सा आपसे मैं पूछता जाऊँ, अगर आपको जवाब नहीं भी आता तो कोई बात नहीं, खैर है, कोई बात नहीं, परेशानी की कोई बात नहीं है, बट आई वुड एक्सपेक्ट कि आप जो है वो कोशिश करें कि जवाब। लेट मी अच्छा, आप मुझे ये बताएं कि सीपीयू बर्थ क्या चीज है? कोई बता सकता है? सीपीयू ऑपरेटिंग सिस्टम का पेपर है, वो उसी तरह जिस तरह आपके जो कि नॉर्मल पेपर्स होंगे उसी तरह होगा, और कोई स्पेशल के लिए कोई हम लोग ऑनलाइन मैकेनिज्म नहीं रखेंगे। सिर्फ ये है कि मैं खुद ड्यूटी पे आ नहीं सकता क्योंकि आपके पेपर जो है ऊपर होंगे, तो कोई और टीचर शायद उस टाइम मौजूद हो, और मैं आपको जो है कैसे होगा हमारा पहले लेते नहीं रहे। कैसे मैंने इसी तरह जिस तरह के 3 क्वेश्चंस हैं, गुलाब मैं खत्म कर लूं बात, उसके बाद फिर आप कंटिन्यू करें। हमारे पास 3 टाइप्स ऑफ हमारे क्वेश्चंस होंगे, 3 क्वेश्चंस होंगे, और प्रोबेबली हमारे पास है वो हमें जो है वो करनी है क्या क्या चीजें हमें। जी नसीर, आपको मेरी आवाज आ रही?
अच्छा एक मिनट मैं क्लियर हो जाऊँ।